जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और हिंदुस्तान के सभी कोर्ट्स में इस समय 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं जिनमें न्याय नहीं हो पा रहा। 3 करोड़। और वो 3 करोड़ मुकदमे अगर पेंडिंग है तो हिंदुस्तान के 3 करोड़ परिवारों को न्याय की उम्मीद है। पता नहीं कितने साल से पेंडिंग है, और वो बेचारे न्याय की उम्मीद में कब इस दुनिया से चले जाएंगे, पता नहीं कब उनको न्याय मिलेगा। ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति, ये न्याय नहीं करती, अन्याय करती। और इस पद्धति में क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिए, न्याय एक अलग चीज है, कानून के आधार पर फैसला एक दूसरी चीज है। हिंदुस्तान के जितने न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में न्याय नहीं होता, कानून के आधार पर फैसले होते हैं। मैं जब भी जाता हूं, हम तो अक्सर जाते रहते हैं कोर्ट्स में, हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है कि यहां पर कानून के आधार पर फैसले किए जाते हैं, और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे, और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे। तो न्याय कहां मिला मुझे? अन्याय ही हुआ मेरे ऊपर। तो जिन स्थानों पर कानून के आधार पर फैसले होते हो, न्याय नहीं मिलता हो, उन स्थानों को हम न्यायालय कैसे कहें? कैसे कह सकते हैं कि हम ये न्यायालय हैं? हम उनको कायदालय तो कह सकते हैं, कानूनालय तो कह सकते हैं, वो न्यायालय कैसे हैं? हर जगह लिखा रहता है जिला सत्र न्यायालय, फलाना न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। न्यायालय है कहां वो? न्याय मिल कहां रहा है मुझे? मेरे तो मुकदमे में कानून के आधार पर फैसला हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कानून सही ही हो, और अगर कानून गलत है तो अन्याय होगा मेरे साथ। तो उनको हम न्यायालय क्यों कहें? इनका नाम बदल देना चाहिए सबका, कायदालय कर देना चाहिए, कानूनालय कर देना चाहिए। कैसे मानूं कि न्याय मिलेगा मुझे? और न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि कानून गलत है। कानून गलत कैसे है? मैं आपको एक उदाहरण दूं। हिंदुस्तान में एक कानून है। क्या कानून है? जन्म लेने से पहले किसी बच्चे को मारिए तो एबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद मारिए तो हत्या। देखिए जरा, जन्म लेने के पहले किसी बच्चे को मार दिया जाए तो वो है एबॉर्शन, मात्र गर्भपात, और जन्म लेने के बाद मारा जाए तो वो है हत्या। हत्या करने वाले को जेल होती है, एबॉर्शन कराने वाले को डॉक्टरी का दर्जा मिलता है। वो डॉक्टर है, वो हत्यारा नहीं है क्या? और ये अधिकार उसको किसने दिया है कि वो एक आने वाले जीव की हत्या करे? आप तो जानते हैं, भ्रूण जैसे ही 1-1.5 महीने का होता है उसमें जान पड़ जाती है। सारे डॉक्टर कहते हैं इस बात को। तो वो एक जीवित बच्चा है। ये एक अलग बात है कि वो जीवन से थोड़ा बाहर है, अंदर है कहीं, तो उसको हम मार दें तो वो एबॉर्शन होगा, और बाहर आ जाए तब मारे तो हत्या होगी। हत्या करेंगे तो फांसी हो जाएगी, एबॉर्शन कराएंगे तो डिग्री मिलती है डॉक्टरी की, क्लिनिक चलता है, धंधा चलता है। एबॉर्शन कराने वालों का धंधा चलता है, हत्या करने वालों को जेल मिलती है। कौन सा कानून है ये? न्याय कहां मिल रहा है इसमें? ऐसे ही एक कानून है इस देश में कि 16 साल से ऊपर की गाय है, 16 साल से ऊपर का बैल है, तो उसको काट देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि कानून है। क्यों कर देना चाहिए? तो कानून बनाने वालों ने तर्क यह दिया कि 16 साल से ऊपर की गाय और बैल जो होती है वो बूढ़ी हो जाती है, तो बूढ़ी हो जाती है तो सिर्फ चारा खाती है, दूध नहीं देती, किसी काम की नहीं होती, इसलिए उसको काट देना चाहिए। तो ये तर्क तो यहां भी लागू होता है कि 60 साल से ऊपर के मां बाप किसी काम के नहीं होते, उनको भी काट देना चाहिए। फिर तो तर्क की कोई तो सीमा नहीं होती ना। जो तर्क एक जगह लागू हो रहा है वो दूसरी जगह भी हो सकता है। तो क्या हम यह तर्क मान लेंगे कि हमारे मां बाप क्योंकि बूढ़े हो गए इसलिए उनका कत्ल कर देना चाहिए, किसी काम के नहीं है? गाय को तो हम मां मानते हैं ना, क्योंकि पोषण करती है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का, तो उसको हम कत्ल करवाने को तैयार हैं क्योंकि वो 16 साल से ऊपर की हो गई है। कानून है, इसमें न्याय कहां है? और जहां सिर्फ कानून है, न्याय नहीं है, वो समाज सबसे ज्यादा अन्याय बर्दाश्त करने वाला है। और वही अन्याय आज हर व्यक्ति पर हो रहा है। पूछिए, जो लोग कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा अन्याय है लोगों के ऊपर कि एक बार अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया
तो जिंदगी चली जाएगी, उसकी खेत बिक जाएगा, उसके घर बिक जाएंगे, उसके गहने बिक जाएंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर बेचकर, गहने बेचकर, खेत बेचकर उसको न्याय मिल ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है इसकी। हिंदुस्तान के लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोग, गांव में रहने वाले बेचारे सीधे साधे लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। न्याय कहां मिल रहा है? हिंदुस्तान की आजादी के सपने का क्या हुआ है फिर? और न्याय तभी मिलेगा हिंदुस्तान में जब आईपीसी खत्म किया जाएगा। न्याय तभी मिलेगा जब यह सीआरपीसी खत्म किया जाएगा। न्याय तभी मिलेगा जब सीपीसी खत्म किया जाएगा। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि आईपीसी खत्म हो जाएगा, सीआरपीसी खत्म हो जाएगा, सीपीसी खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? जब आईपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, तब क्या होता था? हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हम बना लेंगे अपनी, और इतनी बुद्धि तो है ही हमारे पास कि हम हमारी व्यवस्था बना सकते हैं और चला सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग इतने बुद्धिशाली हैं, कोर्ट उनको मरवा देता है। कई बार क्या होता है, दो पार्टियां झगड़ा अगर करती हैं, सुलह करने को तैयार है, वकील सुलह नहीं होने देता क्योंकि फीस नहीं मिलेगी उसको। कई बार ऐसा होता है। हिंदुस्तान की सरकार ने मैट्रिमोनियल केसेस के लिए कोर्ट्स खोल दिए। मियां बीवी में कभी कभी झगड़ा हो जाता, होते ही रहते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि कई बार विचारों का मेल नहीं होता तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता। लेकिन वो मैट्रिमोनियल केसेस में हमेशा तलाक तक नौबत ले जाके पहुंचा देते हैं। वो आपस में बेचारे मिल बैठ के कभी कोई सुलह कर सकते हैं, तलाक तक पहुंच जाती है नौबत। जब से हिंदुस्तान में ये केसेस हुए हैं, मुझे तो तलाक की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं इस देश में। जब ये नहीं था तब इस देश में कम से कम तलाक तो नहीं हुआ करते थे। कस्तूरबा और महात्मा गांधी का जितना झगड़ा होता था आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची। कस्तूरबा और गांधी जी के विचारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था, बहुत कम लोग ये बात जानते। गांधी जी ने बहुत ईमानदारी से ये बात लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में। गांधी जी कुछ मायनों में बहुत ईमानदार थे, जीवन के अंदर जो कुछ है उसको लिख दिया उन्होंने कहा कि मेरे और उसके विचार में बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची। आज तो हम देखते हैं। तो ये अन्याय की व्यवस्था है, न्याय की नहीं है। और इसके 1001 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। इसलिए हमको एक दूसरा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर इस समाज से करप्शन खत्म करना है तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, तमाम टैक्सेशन के डिपार्टमेंट बंद कराने पड़ेंगे, ये कानून रद्द कराने पड़ेंगे। और हिंदुस्तान के समाज से अन्याय खत्म करना है तो आपको ये न्याय की पद्धति रद्द करवानी पड़ेगी जो अंग्रेजों के जमाने की चल रही है। और ऐसे ये तीसरी बात कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक और जो सबसे खतरनाक काम किया। कभी कभी एक बार मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि तुम्हारे मन में इतना गुस्सा है, इतना जहर है, तुम अंग्रेजों को कौन से 2 कामों के लिए कभी माफ नहीं कर सकते? बाकी सब काम के लिए तुम चाहो तो उनको माफ कर दोगे। तो मैंने मेरे दोस्त को लिखा था, वो लंदन में रहता, उसने चिट्ठी से मुझको पूछा कि कौन से ऐसे 2 काम हैं जिनके लिए तुम कभी अंग्रेजों को माफ नहीं कर सकते? तो मैंने कहा मैं अंग्रेजों को 2 काम के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। पहला, एक तो उन्होंने हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को बर्बाद किया, और दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया। इन 2 कामों के लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता उनको। और ये दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किए थे, मैकॉले ने। मैकॉले ने ही हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति बर्बाद की थी। मैकॉले ने ही हिंदुस्तान की न्याय पद्धति बर्बाद की थी। और वो मैकॉले की चलाई गई न्याय पद्धति आज तक चल रही है। मैकॉले की चलाई हुई शिक्षण पद्धति भी आज तक इस देश में चल रही है। मैकॉले ने क्या किया था? मैकॉले को भेजा गया था इंग्लैंड से बाकायदा एक मिशन पर, और वो मिशन क्या था? हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है, इसके लिए मैकॉले आया था। तो हिंदुस्तानी समाज को तोड़ने के लिए मैकॉले ने काफी अध्ययन किया था, और उस अध्ययन के बाद उसको जानकारी मिली कि हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है तो हिंदुस्तानी संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये समाज नहीं टूटेगा। और हिंदुस्तानी संस्कृति कैसे टूटेगी? बहुत अध्ययन करने के बाद मैकॉले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जिस जगह से चलती है वो जगह तोड़ दो तो संस्कृति टूट जाएगी। तो वो जगह क्या थी? उसने कहा गुरुकुल, माने हिंदुस्तान में चलने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस, जिनको बहुत सुंदर शब्द दिया गया है गुरुकुल। गुरुकुल से ज्यादा सुंदर शब्द कोई दूसरा नहीं है। स्कूल और कॉलेज उसकी तुलना में कहीं नहीं टिकता। तो गुरुकुल चलते थे इस देश में। और कैसे गुरुकुल चलते थे?
बहुत कम लोगों को मालूम है हिंदुस्तान में शिक्षण की पद्धति जितनी मजबूत रही दुनिया में शायद ही किसी देश में होगी। अंग्रेजों के आंकड़े हैं, अंग्रेजों का एक ऑफिसर था एडम स्मिथ, उसने कुछ सर्वे किया था, और सर्वे किया था हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, कि हिंदुस्तान के गुरुकुलों को कैसे तोड़ना है उसके लिए पहले समझना चाहिए। तो उन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 1835 के साल में हिंदुस्तान की साक्षरता का प्रतिशत 100% था। 1835 में हम 100% लिटरेट थे 1835 तक। और क्यों थे हम 100% लिटरेट? उसका उसने सबूत दिया कि हिंदुस्तान में मद्रास प्रेसिडेंसी में उसने जब सर्वे किया सबसे पहला, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान का माने 1/3 हिस्सा, जिसमें पूरा कर्नाटक आता था, पूरा आंध्र प्रदेश आता था, तमिलनाडु आता था, केरल आता था और उड़ीसा का काफी बड़ा इलाका आता था। इतना पूरा हिंदुस्तान माने मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का ऑफिस था एडम स्मिथ, उसने किया सर्वे। सर्वे की रिपोर्ट क्या आई? उसने कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 1,47,000 गांव हैं, कुल मिलाकर पूरी प्रेसिडेंसी में। और मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 1,50,000 गुरुकुल हैं। ये उसका सर्वे है। आप जरा हिसाब लगाइए, हर गांव में एक गुरुकुल है, और हर गांव में एक गुरुकुल है माने हर गांव में एक स्कूल या कॉलेज है। और अगर हर गांव में एक स्कूल और कॉलेज है तो साक्षरता तो 100% होने ही वाली है। एक दूसरी बात और बता दूं आपको, जो आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे भी नहीं मालूम था। जब एडम स्मिथ का सर्वे में निकाल के लाया लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से, तब मुझे पता चला। एडम स्मिथ ने एक दूसरी बात और लिखी आश्चर्यजनक, कि वो जो 1,50,000 गुरुकुल हैं उनमें से 22,000 गुरुकुल उच्च शिक्षा के स्थान हैं।